हेलो एवरीवन। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो पेपर थे उन पेपर में लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम देखें तो जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 10 पेपर हुए थे और उन 10 पेपर में लॉज ऑफ मोशन से सिर्फ एक ही सवाल आया था और उसी सवाल को मैं इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करूंगा। देखिए, आपके मन में ख्याल आ सकता है कि अगर सिर्फ एक ही सवाल लॉज ऑफ मोशन से आया है तो इसका वेटेज काफ़ी कम है, बट ऐसा बिल्कुल भी मन में ख्याल मत रखना, क्योंकि क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस का 95% से जो ज़्यादा सिलेबस है वो क्लासिकल फिजिक्स है। एंड क्लासिकल फिजिक्स का जो फाउंडेशन है वो लॉज ऑफ मोशन ही है ना। क्लासिकल फिजिक्स के जो मैक्सिमम फेनोमेना है हम उसे लॉज ऑफ मोशन से ही समझते हैं। तो भले डायरेक्टली सवाल इस चैप्टर से सिर्फ एक ही आया हो, बट अगर आपको इस चैप्टर की जानकारी नहीं होगी, अगर आप इस चैप्टर में वीक होंगे तो आपके लिए फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर को समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस चैप्टर का भले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस वाइज कम हो, लेकिन इसके बिना आप फिजिक्स समझ ही नहीं सकते। क्लास 11th एंड क्लास 12th के किसी भी चैप्टर को फिजिक्स को समझने के लिए आपको लॉज ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, और इसीलिए इस चैप्टर को आपको हमेशा बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ सीखना चाहिए। आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सीखना चाहिए। आप इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज कभी भी ना करें। तो मैं डिस्कस करता हूँ सवाल को। तो जो सवाल है वो 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया था। एंड क्वेश्चन है, अ मासलेस स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड बाय अमाउंट x1 अंडर अ टेंशन ऑफ 5 न्यूटन। इट्स इलोंगेशन इज x2 under the tension of 7 Newton. For the elongation of 5x1 minus 2x2, the tension in the spring will be। देखिए मैं समझाता हूँ। एक्चुअली एक स्प्रिंग की मदद से हम फोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर हम स्प्रिंग के लेंथ को चेंज करें फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। अगर आप किसी स्प्रिंग को ना तो इलोंगेट करें ना तो उसको कंप्रेस करें, तब उसके एंड टू एंड जो लेंथ होती है उसको हम स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कहते हैं। और जब एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होती है तब वो फोर्स एग्जर्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को चेंज करते हैं, या तो उसको इलोंगेट करके या तो उसे कंप्रेस करके, इन दैट केस एक फोर्स का डेवलपमेंट होता है स्प्रिंग में, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है स्प्रिंग फोर्स F इक्वल्स टू के इंटू एक्स, जहाँ पर के एक कॉन्स्टेंट होता है जिसे हम फोर्स कॉन्स्टेंट और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं, एंड एक्स स्प्रिंग के लेंथ में आने वाला चेंज होता है। तो जो एक्स है यहाँ पर स्प्रिंग की लेंथ नहीं होती, एक्स यहाँ पर स्प्रिंग की लेंथ में आने वाला चेंज होता है। और यहाँ पर बेसिकली एफ एंड एक्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर आप स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हैं तब उस केस में जो फोर्स का डेवलपमेंट होगा वो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को वापस लाने के लिए डेवलप होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स राइटवर्ड है, पॉजिटिव है मान लेते, तब उस केस में जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो लेफ्टवर्ड होता है, मीन्स नेगेटिव होगा। और अगर एक्स मान लिया जाए नेगेटिव है, मतलब अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, इन दैट केस डेवलप होने वाला फोर्स जो होता है वो राइटवर्ड होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। खैर, डायरेक्शन को लेकर के यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड को लेकर के खास बात है। और यहाँ पर कह रहा है कि जब एक स्प्रिंग की लेंथ को बाय अमाउंट x1 चेंज किया गया, उसमें डेवलप होने वाले फोर्स की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 न्यूटन थी। तो मैं लिख सकता हूँ दैट 5 इक्वल टू के इंटू x1। यहाँ पर मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट की जानकारी नहीं है, बट मैंने यहाँ पर k कंसिडर कर लिया क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए मुझे k की रिक्वायरमेंट आ रही है। अब कहता है कि जब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू को 7 न्यूटन कर दिया गया तब इलोंगेशन की वैल्यू x2 थी। तो मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 7 इज इक्वल टू के इंटू x2। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा और जो इलोंगेशन की वैल्यू x1 थी अब वो कितनी हो गई है, x2 हो गया है। तो कहता है कि 5x1 माइनस 2x2 इलोंगेशन के डेवलपमेंट के लिए स्प्रिंग में कितना फोर्स का कितना टेंशन का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मतलब मुझे बतानी है यहाँ पर f की वैल्यू जो कि सेम कांस्टेंट k के लिए डिफाइन होगा, बट हमें इलोंगेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है 5x1 माइनस 2x2। तो मुझे f की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम देखें तो मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ और इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से मैं x1 एंड x2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। देखो, यहाँ पर इक्वेशन 1 की मदद से मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन 2 की मदद से मुझे x2 की वैल्यू मिल जाएगी, और x1 एंड x2 को यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करके डेफिनेटली f की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और इस तरह से मेरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो k इंटू 5 इंटू, नाउ अब x1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 5/k माइनस 2 इंटू, अब इक्वेशन 2 से x2 की वैल्यू हो जाएगी 7/k, तो यहाँ पर मैं 7/k लिख देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों टर्म से k कॉमन हो सकता है डिनोमिनेटर से, एंड फाइनली इस k से कैंसिल हो सकता है। तो फाइनली मुझे वैल्यू मिल गई है। तो 5 इंटू 5 इज 25 माइनस 2 इंटू 7 इज 14, और अगर हम 25 माइनस 14 करें द आंसर विल बी 11 न्यूटन। और इसीलिए इस पर्टिकुलर इलोंगेशन के लिए स्प्रिंग में डेवलप होने वाले फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 11 न्यूटन होगी। और इसीलिए 11 न्यूटन ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, जो कि है भी। और इसी के साथ हमारा इस सवाल का डिस्कशन कंप्लीट होता है। और मैं फिर से मेरी बात को दोहराना चाहूँगा कि भले एक सवाल ही आया हो, लेकिन आप बिल्कुल भी इस चैप्टर में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी पे हमारा क्लासिकल फिजिक्स का फाउंडेशन है। तो बिल्कुल आपको लॉज ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए। मैंने भी लॉज ऑफ मोशन को यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से लॉज ऑफ मोशन सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।